हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जोग्राफिकल इंफॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परिशुद्ध खेती क्या है? यह एक डिजिटल परिशुद्ध खेती क्या है? यह एक डिजिटल कृषि है जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इसे सैटेलाइट फार्मिंग या स्थान विशेष फसल प्रबंधन भी कहा जाता है। इसमें उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि का अनुप्रयोग किया जाता है। परिशुद्ध खेती के लाभ बताइए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। नंबर 2 पे देखिए, जल संसाधनों का कुशल उपयोग। नंबर 3 पे खाद्य समस्या, गरीबी और कुपोषण आदि का समाधान। नंबर 4 पे मौसम समस्या, गरीबी और कुपोषण आदि का समाधान। और नंबर 4 पे मौसम का पूर्वानुमान। नंबर 5 पे मिट्टी के कटाव या क्षरण की रोकथाम के लिए सहायक होता है। भारतीय कृषि में परिशुद्ध खेती की प्रायोगिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रायोगिक समस्या कौन कौन सी है? समस्या देखिए, भारतीय किसान के पास कम भूमि जोत का होना। कम भूमि जोत का होना, किसानों का अपेक्षाकृत कम जागरूक व शिक्षित होना। हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के से किसान में जोखिम क्षमता की कमी। नंबर 4 पे बाजार में कृषि उत्पाद का उचित दाम न मिलना। ठीक, परिशुद्ध कृषि के लिए आवश्यक उपकरण देखिए। वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र। नंबर 2 पे भौगोलिक सूचना प्रणाली। नंबर 3 पे परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी। नंबर 4 पे उपज मानचित्रण। नंबर 5 पे सुदूर संवेदन। नंबर 6 पे ग्रिड प्रतिचयन। अब देखिए, वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र जीपीएस या उपकरण के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है जो 100 से 0.01 मीटर के बीच सटीक स्थिति की जानकारी देता है। इससे किसान खेत की स्थिति, मिट्टी का प्रकार, कीट प्रकोप आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली IGIS, इसका उपयोग 1960 में शुरू हुआ। यह एक तरीके का कंप्यूटरीकृत नक्शा है जिसमें स्थानीय आंकड़ों एवं भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। कृषि GIS के डाटाबेस से मृदा के प्रकार, मृदा परीक्षण, सिंचाई सतह, जल निकासी, रासायनिक अनुप्रयोग दर एवं फसल उपज की जानकारी प्राप्त होती है। परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी यह पद्धति मृदा के मानचित्र में उल्लेख की गई मृदा की किस्म के आधार पर खेत की लागत की दर तय करती है। उपज मानचित्रण देखिए, इससे एक क्षेत्र के भीतर उपज में परिवर्तनशीलता जानी जाती है। सुदूर संवेदन। नंबर 5 पे इसमें उपग्रह और विमान आधारित सुदूर संवेदक के प्रयोग से मिट्टी और फसल स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। फसल भेदभाव देखिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन तकनीक मुख्य रूप से फसल उत्पादकता अध्ययन और साइट विशिष्ट संसाधन आवंटन के अलावा फसल उपज भविष्यवाणी में कृषि अनुसंधान में एक सक्षम भूमिका के साथ आई है। सुदूर संवेदन तकनीक से पृथ्वी पर बड़े क्षेत्र की छवियों को लेकर काल्पनिक व गैर काल्पनिक डेटा के उपयोग की सहायता से विभिन्न प्रजातियों की पहचान की जा सकती है। ठीक, इससे विभिन्न फसलों के अंकुरण से लेकर उनके पकने की अवधि तथा मौसम की जानकारी प्राप्त होती रहती है। ठीक, उपज की निगरानी देखिए, उपज की निगरानी में उसका मानचित्रण परिशुद्ध खेती में एक कदम है जो परिशुद्ध खेती को आगे ले जाने के लिए पहले चरण के रूप में
चरण के रूप में उपयोग किया जाता है। खेत की उत्पादकता का आकलन करने के लिए एवं बेहतर प्रबंधन हेतु उपज की निगरानी करना सबसे सीधा तरीका है। उपज मॉनिटर या कई घटकों का संयोजन है जिसमें कई सेंसर, डेटा स्टोरेज डिवाइस, यूजर इंटरफेस और कंप्यूटर होता है जो इन घटकों का एकीकरण व संपर्क को नियंत्रित करता है। सेंसर अनाज प्रवाह का द्रव्यमान व मात्रा आदि को मापता है। उपज मॉनिटर कटाई उपकरणों पर स्थापित किए जाते हैं जो फसलों की पैदावार की माप, अनाज में नमी की मात्रा आदि उपयोगी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। एकत्र किए जाते हैं कि इन अनाजों की नमी, मात्रा आदि उपयोगी रिकॉर्ड किया जाता है जिसे बाद में प्रोसेसिंग देखने व विश्लेषण के लिए डेस्कटॉप GIS पैकेज में स्थानांतरित किया जा सकता है। उपज निगरानी और मानचित्रण का प्रयोग करके किसान साल दर साल अपनी उपज का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज निगरानी में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी हवाई चित्रण, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, रेडार, उपग्रह आंकड़े, ये सब किया जाता है निगरानी में। मृदा मानचित्रण भूमि की विशेषताओं और स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मृदा मानचित्रण के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल उपग्रह डेटा का उपयोग किया जा सकता है। मृदा मानचित्रण की आवश्यकता खराब भूमि जैसे लवणीय मृदा, जल भराव वाली मृदा की पहचान एवं उनका प्रबंधन। नंबर 2 पे भूमि के प्रकार की जानकारी। नंबर 3 पे देखिए भूमि उपयोग में योजना बनाने हेतु आवश्यक है। ठीक। नंबर 4 पे देखिए कृषि फसलों के चयन हेतु। नंबर 5 पे पशुपालन में उपयोगी। नंबर 6 पे इंजीनियर डेवलपर्स और शहरी नियोजक हेतु उपयोगी। नंबर 6 पे देखिए 7 पर पर्यावरणीय विवादों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए रणनीति हेतु बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ये सुदूर संवेदन की परिभाषा देखें। किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की विज्ञान और कला है जो किसी यंत्र द्वारा अर्जित डाटा के विश्लेषण के माध्यम से होता है। सुदूर संवेदन का कृषि में अनुप्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में। ठीक। नंबर 2 पे है कृषि फसलों की स्थिति की जानकारी के लिए। नंबर 3 पे फसलों की उपज की भविष्यवाणी करने के लिए। नंबर 4 पे देखिए मिट्टी के कटाव की जानकारी एवं प्रबंधन। नंबर 5 पे अनवीकरणीय संसाधनों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस की खोज। नंबर 6 पे है झीलों, महासागरों, जंगलों के अध्ययनों में। ठीक। नंबर 7 पर है पशुधन संरक्षण में। सुदूर संवेदन के प्रकार। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर 2 प्रकार का होता है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन, इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा को मापा जाता है। यह प्राणी सूर्य की ऊर्जा से संचालित होती रहती है। ठीक। सक्रिय सुदूर संवेदन, इसमें संवेदन का अपना अलग ऊर्जा का स्रोत होता है। इससे किसी भी समय परिमाण प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 पर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के विस्तार के आधार पर 3 प्रकार के हैं। प्रकाशीय सुदूर संवेदन, यह साधन दृश्य निकट अवरक्त, मध्य अवरक्त एवं लघु तरंग अवरक्त विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के भाग में कार्य करती है। 300 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर तक काम करती है। तापीय सुदूर संवेदन व संवेदक जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के तापीय उत्सर्जित विकिरण 3000 nm से 5000 nm तथा 8000 nm से 14000 nm विस्तार को मापते हैं। नंबर 3 पे है सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन। सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन या वापिस प्रकीर्ण तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक की विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को मापता है। यह सभी मौसम एवं पर्यावरणीय
दशाओं को मापन में सहायता करता है। ठीक, जैसे कि रेडार सेट, दृश्य तरंग दैर्ध्य का विस्तार। दृश्य तरंग दैर्ध्य का विस्तार है देखिए 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल तरंग दैर्ध्य है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 0.620 0.700 मिलीमीटर होती है। ठीक, सबसे छोटी बैगनी रंग की होती है 0.40 से 0.446 मिलीमीटर तक होती है। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका है थी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का पितामह डॉक्टर विक्रम साराभाई माने जाते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा रूस द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। IRS, इसका फुल फॉर्म देखिए इंडियन रिमोट सेंसिंग। IRS प्रणाली के 2 कार्यक उपग्रह के नाम बताइए। देखिए IRS कार्टोसैट 1, IRS P7, कार्टोसैट 2। NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। ठीक, यह इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद में। NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। सभी प्रसंस्करण या तकनीक वास्तविक समय में लिए गए इनपुट छवि को प्रोसेस करके उसे किसानों के सहयोग के लिए आउटपुट के रूप में उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव बोध की छवि की गुणवत्ता को बढ़ाना और मशीन की अवधारणा को छवि को विश्लेषण करना। ठीक, इसमें छवि अधिग्रहण, डिजिटल कैमरा सेंसिंग, स्पेक्ट्रल करते हैं। ठीक, छवि के रूप में विश्लेषण करता है। इसमें बहुत से होते हैं। ठीक, जैसे मानव बोध की छवि को गुणवत्ता की बढ़ाना और स्वतंत्र मशीन अवधारणा के लिए छवि का विश्लेषण करना होता है। ठीक, इसमें छवि अधिग्रहण, डिजिटल कैमरा सेंसिंग, स्पेक्ट्रल इमेजिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग आदि उपकरणों से उत्पादन की आवश्यकता वस्तु की छवि ले ली जाती है और इससे आगे की ओर विश्लेषण और सूचना व्याख्या के लिए सिस्टम में संग्रहित किया जाता है। छवि प्रसंस्करण के अनुप्रयोग देखिए नंबर 1 पे पौध रोग की पहचान, नंबर 2 पे फलों की छटाई और वर्गीकरण, नंबर 3 पे पौध प्रजातियों की पहचान, नंबर 4 पे फल गुणवत्ता विश्लेषण, नंबर 5 पे खरपतवार की पहचान, नंबर 6 पे फसलों एवं भूमि का आकलन। छवि की प्रसंस्करण की विधियाँ देखिए छवि अधिग्रहण, छवि उन्नतीकरण, छवि विश्लेषण, वस्तु की पहचान ये सब होते हैं। ठीक, डी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली ग्लोबल। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। GPS एवं अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो छवि मौसम में स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। यह प्रणाली दुनिया विश्व के सैन्य, नागरिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। सर्वप्रथम सन 1973 ईस्वी में अमेरिका USA ने अपने रक्षा विभाग की निगरानी हेतु नवस्टार GPS विकसित किया है। GPS के अवयव पूर्ण विस्तारण क्षमता युक्त एंटीना, सैटेलाइट नियंत्रण रिसीवर, पूर्ण निस्तारण और नंबर 2 पे सैटेलाइट, नंबर 3 पे नियंत्रण, नंबर 4 पे है रिसीवर। नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर 10⁻⁻m स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। नैनो प्रौद्योगिकी का इतिहास देखिए नैनो प्रौद्योगिकी का आधुनिक इतिहास 1956 में शुरू हुआ जब वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने एक भाषण में दिया था जिसका विशेषक था
नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने 1974 में एक उत्पादन तकनीक पर तैयार किया। नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बोना। वैज्ञानिक इस उपसर्ग का उपयोग 10⁻⁹ मीटर या 1 अरब हिस्से की इंगित करने के लिए करते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होती है। नैनो नैवीकरण के प्रमुख भौतिक गुण। ये मुक्त अवस्था में अत्यधिक गतिशील होते हैं। इनके पास असाधारण विशिष्ट सतह क्षेत्र होता है। इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है जो क्वांटम प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नैनो उर्वरक नैनो उपयोग आयामों के पोषक वाहक होते हैं जो 30 से 40 नैनोमीटर तक के होते हैं, जो कि प्रचुर सतह के कारण पोषक तत्वों वाले आयनों के भरपूर मात्रा में धारण करने में सक्षम होते हैं। नैनो उर्वरक के लाभ। पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में 3 गुना वृद्धि। रासायनिक उर्वरकों की 80 से 100 गुना कम आवश्यकता। नंबर 3 पर देखिए, फसलों की 10 गुना अधिक तनाव ठीक होता है। और नंबर 4 पर देखिए, फसल उपज में 17 से 54% सुधार। नंबर 5 पर देखिए, मृदा एकीकरण, नमी बनाए रखने और कार्बन निर्माण में सुधार पर्यावरण के लिए अनुकूलन है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।